मेरा नाम जमालुद्दीन यूसुफ जई है। मेरा ताल्लुक एक पठान कबीले से है। मैं उम्र के इस वक्त 70वें साल में हूँ, यानी मेरी उम्र इस वक्त 70 साल से तजावज कर चुकी है। और ये वाकया जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में बीता हुआ एक हकीकी और सच्चा वाकया है, जो आज से तकरीबन 40 साल पहले पेश आया। इस वाकया की सच्चाई के लिए मुझे किसी और गवाह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वाकया का ऐनी शाहिद मैं खुद हूँ। यह यूँ समझ लीजिए कि ये वाकया मुझ ही पर बीता हुआ है। जो मैं आपको हकीकत के बारे में आगाह करूँगा, आपके वो वाकये की नौयत का सुनकर अंदाज़ा हो जाएगा कि इंसान की ज़िंदगी में बहुत से ऐसे वाकयात रूनुमा होते हैं जो उसकी ज़िंदगी के साथ अनमिट नकूश छोड़ जाते हैं। ये यादें बुरी भी होती हैं और अच्छी भी, लेकिन अमूमन बुरी यादाश्तों को ज़िंदगी से निकालना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। ऐसा ही वाकया मेरे साथ 40 साल पहले पेश आया। मेरा ज़ाती तौर पर ताल्लुक मालाकंड से है, और आप जानते हैं कि मालाकंड ऊंचे नीचे पहाड़ी और सरसब्जो शादाब वादियों की जगह है। वालिद साहब पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में माल बरदार ट्रक चलाया करते थे। पढ़ाई की तरफ मेरा जी न लगता था, तो उन्होंने भी मुझे अपने साथ ही ट्रक चलाने पर लगा लिया कि ऐसा ना हो पढ़ाई से भागते भागते मैं कहीं लोफरपन का शिकार हो जाऊं। मेरी उम्र उस वक्त 17 बरस की थी, और 20 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वालिद साहब की सरबराही में मैं एक माहिर ट्रक ड्राइवर बन चुका था। फिर वालिद साहब ने जब देखा कि मैं एक माहिर ड्राइवर बन चुका हूँ और ड्राइवरी के तमाम इसरार रमूज से वाकिफ हो चुका हूँ, तो उन्होंने अपनी बढ़ती हुई उम्र के पेश नज़र ट्रक ड्राइवरी छोड़ दी और गांव में एक छोटी सी दुकान खोल ली और ट्रक को मेरे हवाले कर दिया। मेरे साथ ट्रक पर एक हेल्पर मौजूद होता था, शाहनवाज गुल, जो मेरा ही हम उम्र था और हमारे गांव से एक करीबी गांव में रहता था। हम दोनों कई कई महीने घर से बाहर रहते। काम के सिलसिले में हमारा पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों तक जाना होता। जिस जिस जगह से हमें माल लोड और अनलोड करना होता, जहां जहां से हमें ऑर्डर मिलता, हम उसी हिसाब से माल एक जगह से लेकर दूसरी जगह चले जाते। शाहनवाज गो कि मेरा हेल्पर था, मगर उसके साथ साथ मेरा एक अच्छा दोस्त भी था। अपने इस पेशे के दौरान मैंने पाकिस्तान के बहुत से दूर दराज इलाके देख रखे थे। मुझे दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों, समंदरी इलाकों और सहराई इलाकों के साथ साथ कम ही कोई ऐसी जगह होगी जो मैंने अपनी ज़िंदगी में ना देखी हो। शाहनवाज गुल और मैं जिस जगह जाते, सामान लोड या अनलोड करना हमारा काम नहीं होता। हमारा काम सिर्फ सामान को पहुंचाना होता। मुकर्ररा जगह पर जहां से सामान उठाना या अनलोड करना होता, उसे अनलोड या लोड करने के लिए मजदूर वहां पर पहले से मौजूद होते। शाहनवाज का काम ट्रक के टायरों वगैरह को देखना, गाड़ी की छोटी मोटी ज़रूरियात और मरम्मत शाहनवाज के जिम्मे होती। उसके साथ साथ शाहनवाज को मैंने ड्राइविंग भी सिखा दी थी। यूं ही एक रोज़ का वाकया है कि एक रोज़ हमें चिल्लास के दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके की तरफ सफ़र करना था। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमने KPK के एक मैदानी शहर से सामान लोड किया और उसे चिल्लास के दुश्वार गुजार वादी में लेकर जाना था और एक कस्बे में अनलोड करना था। सामान लोड करवाने वाला आदमी शाहनवाज का अच्छा जानने वाला था। शाहनवाज ने उसे दोस्त होने की खातिर अपने साथ ट्रक में बिठा लिया ताकि रास्ता में गपशप रहेगी। हमने उसका सामान लोड करवाया और हम तीनों ट्रक लेकर चल पड़े और चिल्लास की तरफ रवाना हो गए। हमारा सफ़र 20 से तकरीबन 25 घंटे के करीब था। सफ़र के दौरान रास्ते में एक जगह पर हमारा पड़ाव था। वहाँ पर खाने पीने और रुकने और ताज़ा दम होने के बाद हम दोबारा अपने सफ़र पर रवाना हो गए। पहाड़ी इलाकों के मौसम इंतहाई खूबसूरत और वहाँ की शादाबियाँ और मंजर आंखों को दिल लुभाने वाले होते हैं। दिलकश पहाड़, मीठे बहते हुए झरने, मीठे बहते पानी के दरिया और पहाड़ी वादियों से गुजरते गुजरते हम एक ऐसी जगह पर पहुँच गए जहाँ रात का अंधेरा पड़ गया था। शाहनवाज का दोस्त मसूद शाह बहुत बातूनी शख्स था जिसने माल लोड करवाया था। हम एक जगह रुक गए। ट्रक से उतरकर हमने एक तरफ सड़क के किनारे चूल्हा वगैरह रखा और चाय बनाने लगे। वहाँ पर ढाबा नुमा होटल बहुत दूर दूर होते थे, इसलिए हमने ट्रक पर छोटा मोटा चाय वगैरह का इंतजाम कर रखा था। चाय वगैरह बनाई और पी और उसके बाद गप्पे हाँकते हुए आगे रवाना हो गए। शाम का अंधेरा फैलने लगा था और रात होने वाली थी। अभी हमारी मंजिल आधे सफ़र से भी ज़्यादा दूर थी और रात के 11 बज गए। हम एक दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके से गुजर रहे थे। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। सन्नाटे और वीरानी का राज था, क्योंकि उस दौर में ट्रैफिक भी इतनी आम नहीं हुआ करती थी, इसलिए रोड पर कोई गाड़ी दूसरी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। सर्दी का मौसम था और सर्दी भी बढ़ती जा रही थी, और वैसे भी पहाड़ी इलाकों की सर्दी बहुत शिद्दत वाली होती है, इसलिए ट्रक के कैबिन के दोनों तरफ की खिड़कियों को बंद किया गया था। शीशे भी ऊपर कर दिए गए थे। अचानक चलते चलते मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे साथ बैठे हुए मसूद शाह की तबीयत अचानक ख़राब होना शुरू हो गई। उसने जैसे अपने दिल पर हाथ रख लिया था। वो कहने लगा, मेरी तबीयत कुछ बेचैन हो रही है। मैं घबरा कर शाहनवाज की तरफ देखने लगा। शाहनवाज ने मुझे आंखों ही आंखों में इशारा किया और मैंने ट्रक एक तरफ करके रोक दिया। बाहर होलनाक सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। शाहनवाज ने मसूद शाह की तरफ देखा और कहने लगा, नीचे उतरो और थोड़ी देर ताज़ा हवा में चलो फिरो। और फिर खुद उसने फौरन खिड़की खोली और नीचे कूद गया। उसके पीछे ही मसूद शाह भी नीचे उतरा। मैं भी ट्रक बंद करके नीचे उतर आया। बाहर ठंड बहुत ज़्यादा थी और बाहर की सर्दी अंदर की सर्दी से भी ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त थी।
मैंने शाहनवाज की तरफ देखकर कहा, मेरा ख्याल है यहाँ रुकना अक्लमंदी नहीं, बाहर ठंड बहुत ज्यादा है। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, मगर मुझे लगता है कि कैबिन के अंदर इसकी तबीयत ज्यादा घबरा रही थी। शाहनवाज ने कहा। मसूद शाह को नीचे उतारने का भी कोई फायदा न हुआ, उसकी तबीयत न संभल रही थी। वो मुसलसल अपने सीने पर हाथ रखे ऊंचे ऊंचे सांस ले रहा था। हम लोग परेशानी के आलम में वहीं बैठ गए। शाहनवाज कैबिन के अंदर गया और पानी की बोतल निकाल लाया। उसने जल्दी से पानी मसूद शाह को पिलाया। मसूद शाह बेचारा एकदम ठहसा गया। मैंने आगे बढ़कर उसका सर अपनी गोद में रख लिया। वो ऊंचे ऊंचे सांस ले रहा था, जैसे बहुत तकलीफ में हो। मेरे और शाहनवाज के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। ये चलते चलते न जाने क्या मुसीबत हम पर वारिद हो गई। मैंने उससे पूछा, क्या तुम जानते थे कि ये पहले से बीमार है? नहीं, मुझे तो नहीं मालूम। हाँ मुझे भी ऐसा महसूस अभी हो रहा है कि ये पहले से किसी बीमारी का शिकार था। फिर मसूद शाह जैसे बेसुध सा होने लगा, उस पर जैसे बेहोशी सी तारी होने लगी। हमने उसका सीना वगैरह दबाया ताकि उसे होश में लाने की कोशिश की जा सके, मगर हमारी कोशिशें किसी भी तरह कारआमद साबित नहीं हो रही थी। उसकी बेहोशी और वनूदगी बढ़ती जा रही थी। फिर उसे ठंडे पसीने आने शुरू हो गए। शाहनवाज, करीबी कस्बा तो यहाँ से बहुत दूर है, अब क्या किया जाए? आसपास तो कोई आबादी भी नहीं, ये तो सारा वीराना ही वीराना है। मैं और शाहनवाज इसी उधेड़बुन में थे कि मसूद शाह ने हमारी आंखों के सामने देखते ही देखते जोर से हिचकी ली और उसने दम तोड़ दिया। उस वक्त जो हालत मेरी और शाहनवाज की थी वो मैं बयान नहीं कर सकता। हमारी ये हालत थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। मेरे ख्याल के मुताबिक मसूद शाह को दिल का शदीद तरीन दौरा पड़ा था, जो जानलेवा साबित हुआ था। ओह मेरे खुदा, ये क्या हो गया? मैं सख्त परेशान था। शाहनवाज भी बेचारा रोने को था। अब क्या होगा? ये तो लगता है मर गया, मैंने कहा। उसने बगौर उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या यह तस्दीक शुदा है कि इसकी वफात हो चुकी? उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, लगता तो ऐसा ही है। मैंने उसकी नब्ज टिटोलते हुए कहा, लेकिन हतमी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक किसी हकीम या डॉक्टर को न दिखा दिया जाए। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है? आसपास तो कोई आबादी नजर नहीं आती। डॉक्टर या हकीम यहाँ कहाँ से आ गया? इसे किसी करीबी आबादी लेकर चलना होगा। मगर सच्ची बात तो यह है कि हम दोनों उसके मुर्दा वजूद को उठाकर ट्रक के अंदर ले जाने से डर रहे थे। फिर ऐसा करो शाहनवाज कि तुम यहीं पर बैठकर इसका ध्यान रखो, मैं करीबी किसी डॉक्टर या हकीम को लेकर आता हूँ। अगर करीब कहीं कोई डॉक्टर या हकीम मिल जाए। मेरा दोस्त शाहनवाज मेरी बात सुनकर घबरा गया। मतलब मैं अकेला इसके पास? अरे घबराओ नहीं, मैं अभी आ जाऊँगा, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा। देखता हूँ पास कोई ना कोई आबादी ज़रूर मिल जाएगी, तुम यहीं बैठे रहो। बड़ी मुश्किल से मैंने मसूद शाह को उसके मुर्दा जिस्म के पास बैठे रहने के लिए तैयार किया और खुद उठकर रोड के इधर उधर देखता हुआ आगे बढ़ने लगा। ऊंचे ऊंचे दरख्त, ऊपर से ठंडी बर्फानी रात। मैं लालटेन हाथ में लिए आगे बढ़ने लगा। काफी दूर आगे चलने के बाद मुझे कच्चे रास्ते सड़क से नीचे उतरकर अंधेरे में गुम होते दिखाई दिए। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो रास्ते किधर जाते हैं, इसलिए मैंने उन रास्तों पर चलने से इज्तनाब किया। मुबादा में रास्ता भटक जाऊं और वापसी का रास्ता न मिले। मैं काफी देर तक आबादी की तलाश में रहा, मगर मुझे कोई आबादी न मिल सकी। पैदल चलते चलते मुझे तकरीबन 2 घंटे गुजर गए। जब आबादी का कोई सिरा न मिला तो मैं वापस डर कर भागा। जब मैं गिरते पड़ते वापस ट्रक के नजदीक पहुंचा तो ये देखकर मेरे औसान खता हो गए कि मेरा दोस्त शाहनवाज भी बेसुध पड़ा हुआ था। उसकी हालत गैर हो रही थी। मैं फौरन उसके करीब पहुंचा और उसका सर अपने गोद में ले लिया। वो अटक अटक कर ये अल्फाज दोहरा रहा था, ये लाश मुझे मार डालेगी, मुझे बचाओ। मैंने उसका सर सहलाते हुए कहा, क्या हुआ शाहनवाज, खैरियत तो है? मैं सख्त घबराया हुआ था। वो लाश, वो मुझे मार डालेगी। वो लाश की तरफ देखते हुए अटक अटक कर बोला, ये अभी उठकर बैठ गई थी। क्या कहा तुमने? ये उठकर बैठ गई थी? मैं हैरानी से मसूद शाह की लाश की तरफ देखने लगा। लाश उसी तरह बेसुध पड़ी हुई थी और उसकी अध खुली आंखें बेनूर थी। ये तो मर चुका है शाहनवाज, ये कैसे उठ सकता है? मैंने कहा। नहीं, ये मुझे मार डालेगी। वो खौफजदा अंदाज में हिज़यानी कैफियत में यही बोले चला जा रहा था। मुझे लगता था वो अकेला लाश के पास बैठे बैठे सख्त खौफ की कैफियत का शिकार हो गया था। ये तुम क्या कह रहे हो शाहनवाज, कभी लाश भी बैठ सकती है? हाँ बैठ सकती है, उसने बमुश्किल कहा और फिर उसका सर एक तरफ लुढ़क गया। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो ये देखकर मेरी आंखों के सामने जैसे अंधेरा सा छाने लगा। शाहनवाज भी मर चुका था। ओ मेरे खुदा, ये क्या हो गया? मेरे सामने पहले सिर्फ मसूद शाह की लाश थी, मगर अब एक नहीं बल्कि 2 लाशें थी। अब शाहनवाज की लाश भी मेरी आंखों के सामने पड़ी थी। उसका सर मेरी गोद में था और उसकी आंखें बेजान हो चुकी थी। मेरे खुदा, ये क्या मुसीबत पड़ गई? अब एक नहीं 2 लाशें मेरे सामने थी और मैं इस वीरान सन्नाटे में ऊंचे ऊंचे दरख्तों के झुंड के दरमियान खामोश और वीरान सड़क पर बैठा उन 2 लाशों के दरमियान अकेला बेबसी की तस्वीर बना हुआ था। या मेरे खुदा, अब मैं क्या करूं? अचानक बहादुर होने के बावजूद मुझे खौफ महसूस होना शुरू हो गया। शाहनवाज के आखिरी अल्फाज बार बार मेरे कानों से टकराते। वो लाश उठकर बैठ गई है और मैं बेख्तियार मसूद शाह की लाश को गौर से देखने लगा। लाश उस वीराने में पड़ी बहुत डरावनी मालूम हो रही थी और वाकई ऐसा महसूस होता था कि जैसे अभी वो उठकर बैठ जाएगी। मसूद शाह की अकड़ी हुई लाश अजीब खौफनाक मंजर पेश कर रही थी। मैं कितनी देर उधर बैठा रहा और सोच में गुम था कि मुझे क्या करना चाहिए। आखिर मुझे ख्याल आया कि ऐसा ना हो कि मेरा हशर भी उन दोनों जैसा हो। मुझे फौरन यहाँ से निकलना चाहिए और किसी करीबी कस्बे में जाकर लोगों की मदद हासिल करना चाहिए। इन लाशों को सड़क से हटाकर मैंने एक तरफ डाल दिया और खुद ट्रक में सवार हुआ और ट्रक आगे बढ़ा दिया। मुझे अच्छी तरह याद है, पीछे 2 घंटे के सफर में मुझे कोई कस्बा या गांव देहात नजर नहीं आया था और इसी तरह मजीद आगे 1 घंटा चलने तक मुझे कुछ दिखाई न दिया।
1 घंटे के बाद एक छोटी सी आबादी के आसार दिखाई दिए। मैंने अपना ट्रक एक साइड पर रोका और गिरता पड़ता उन लोगों की तरफ बढ़ा जो साइड में एक छोटे से ढाबे पर बैठे हुए कुछ खाने पीने में मसरूफ थे। सुबह होने में अभी थोड़ी ही देर बाकी थी। लोगों ने मुझे हौस बाख्ता देखा तो मुझे बिठाया, पानी पिलाया। मेरी इस हालत की वजह पूछी तो मैंने उन्हें सारा माजरा सुना दिया। ढाबे के मालिक ने गांव के 1-2 लोगों को मेरे साथ ट्रक पर रवाना किया। हम वापस उसी जगह पहुंचे जहां वो दोनों लाशें पड़ी थी। उनको उठाकर ट्रक में डाला गया और उन्हें लेकर हमें उसी आबादी में पहुंचे। उन दोनों की मौत की तस्दीक हो चुकी थी। पता चला कि मसूद शाह तो अपनी बीमारी के बायस चल पड़ा। उसे शदीद दिल का दौरा पड़ा था जो जानलेवा साबित हुआ, और शाहनवाज जो बेचारा उस लाश के पास अकेला बैठा था उसी के खौफ से मर गया था। न जाने उसने लाश को उठकर बैठे देखा था या किस वजह से उस पर इतनी दहशत तारी हो गई कि वो खौफ से ही मर गया। एक गाड़ी में दोनों की लाशें डालकर उनके विरसा के हवाले कर दी गईं और मैं मायूस दिल के साथ आगे रवाना हुआ। मेरे दिल की क्या कैफियत थी मैं बता नहीं सकता। सामान अनलोड करने के बाद मैं पहली फुर्सत में अपने दोस्तों के लवाहिकीन के पास पहुंचा और उनको तमाम वाकयात मानो अन उसी तरह सुना दिए जिस तरह वो पेश आए थे। पता चला कि मसूद शाह वाकई दिल की बीमारी का शिकार था, जबकि शाहनवाज की मौत लाश के पास अकेले बैठे होने की वजह से दहशत का शिकार होकर हो गई थी। मगर मुझे शाहनवाज के आखिरी अल्फाज अब भी याद हैं कि उसने लाश को उठते बैठते देखा था। न जाने क्या उसने देखा था कि वो भी बेचारा डर के मारे वहीं मर गया।